हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक शानदार वीडियो लेक्चर, जो आपके एम्स नॉरसेट एग्जाम के साथ में एनक्लेक्स ओईटी और जितने भी सेंट्रल नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए स्पेशल एमसीक्यू बैच सीरीज जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है आपके लिए। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए, तो आज हम एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं जो आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने वाला है। नॉर्सेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्लास है ये, जो आपके एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड चलाई जा रही है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे दोस्तों। चलिए, तो आज की एक शानदार क्लास जो आपके आज रहने वाली है, वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी वैल्यू से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और साथ में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके नोशन में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पैटर्न के आधार पर देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको इस पैटर्न को समझना है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझना है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन करना सीख गए तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, थ्योरी के साथ में आप क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हो, आपका पैटर्न हल करने का तरीका सही है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे और आप आपकी नेगेटिव मार्किंग को तो बचाओगे ही, साथ में आप अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी लोगे दोस्तों। चलिए, तो आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखो हम पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसको सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, तो हमें पहले तो क्वेश्चन किसके ऊपर है वो टॉपिक को नोट कर लेना है, या कोई डिसीज कंडीशन है या किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, साथ में जो भी उसमें वैल्यूज है उस वैल्यूज को नोट कर लेना है। लास्ट में एक जो क्लिनिकल इंपोर्टेंट लाइन होती है, जो लास्ट लाइन, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है नर्स से, या आप क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उस चीज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये लाइन अगर आपने पकड़ ली तो आप आंसर को एकदम सही तरीके से और सही लाइन पर पहुंच जाओगे और आप आंसर को सही कर पाओगे दोस्तों। चलिए, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, क्लाइंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन, एक मरीज है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन का, यू इज रिसीविंग मेंटेनेंस डोज वारफारिन सोडियम हैज, जिसको वारफारिन सोडियम की थेरापी चल रही है, जिसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, इसका पीटी टाइम आपके लिए दे रखा है, लैब वैल्यू नोट कर लीजिए कितनी दे रखी है, 35 आपकी लैब वैल्यू दे रखी है हमें, पीटी टाइम 35 सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेबोरेटरी वैल्यू द नर्स एंटिसिपेट विच प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें नर्स इस वैल्यू के आधार पर कोई क्वेश्चन करने वाली है। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे जिसे यहाँ पर एंटिसिपेट करने की जरूरत है आपको। एक मरीज है एट्रियल फिब्रिलेशन का, जिसको चल रही है वारफारिन सोडियम की थेरापी, जिसका पीटी टाइम है 35 सेकंड हमको दे रखा है। ये लेबोरेटरी के आधार पर नर्स से कौन से प्रिस्क्रिप्शन एंटिसिपेट करने की जरूरत है, जो चीज गलत है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे एडिंग अ डोज ऑफ हेपेरिन सोडियम, जब अब एक कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम नॉर्मल पीटी टाइम की बात करें तो नॉर्मल पीटी टाइम रहता है वो 11 से 12.5 सेकंड नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है। अगर ये यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है वो बढ़ी हुई है, यहाँ पर क्या है, वैल्यू बढ़ी हुई है, इंक्रीज, यहाँ से चेंजेज है। आपकी जब वारफारिन थेरापी चल रही है तो नॉर्मल पीटी टाइम आपका कितना रहना चाहिए, 11 से 12.5 सेकंड तक इतना रहना चाहिए, तो आपका थेरापी सही चल रही है। अगर इससे एबनॉर्मल हुई तो आपके मरीज में भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, वाइटल साइन चेंज हो जाएंगे, साथ में मरीज अनकॉन्शियस हो जाएगा, कुछ भी ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम पहला जो आंसर है उसको पढ़ते हैं और एक सही जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एडिंग अ डोज ऑफ हेपेरिन सोडियम, क्या आप हेपेरिन सोडियम की डोज को बढ़ा दोगे, जब वारफारिन थेरापी चल रही है तो हेपेरिन की तो कोई बात होगी नहीं, यहाँ पर पूछ ही नहीं रहा हेपेरिन के बारे में, ठीक है। होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफारिन, क्या वारफारिन के नेक्स्ट डोज को होल्ड कर देंगे, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, क्या पता और इससे बेटर जवाब मिल जाए। इंक्रीजिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफारिन, क्या जो नेक्स्ट डोज है उसे बढ़ा कर दें। यहाँ पर दोस्तों पीटी टाइम पहले से ही ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमको वारफारिन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मरीज में और ज्यादा एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर और देखते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफारिन, क्या नेक्स्ट डोज दे हम मरीज को, तो जो चल रहा है
वो डोज दें क्या मरीज को? नहीं, ये भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मरीज में पहले से ही पीटी टाइम इंक्रीज है, ये भी रिस्कफुल है। तो इस टाइम को, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो होल्डिंग द नेक्स्ट डोज वारफेरिन, आप जो वारफेरिन की डोज है उसको होल्ड कर देगी नर्स, फिर बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी दो कि लैब वैल्यू 35 सेकंड आ रही है और मरीज को वारफेरिन थेरापी चल रही थी। इसकी जानकारी आप आपके हेल्थ केयर वर्कर को देंगे या सीनियर नर्स को देंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो सारे सबसे पहले हमें क्या करना है, लैब वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको नोट कर लेना है, फिर उसको कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इस चीज को हमें ध्यान देते हुए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके आधार पर हमें आंसर देना है। ठीक है, चलिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए पढ़िए और हम जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नर्स इज परस्पेक्टिंग अ न्यू ग्रेजुएट नर्स, एक न्यू ग्रेजुएट नर्स है, द न्यू ग्रेजुएट इज असाइंड टू केयर फॉर क्लाइंट क्रोनिक पेन, एक नई नर्स को एक क्रोनिक क्लाइंट मिला है जिसको क्रोनिक पेन है, विच स्टेटमेंट इफ मेड बाय न्यू ग्रेजुएट नर्स, ये न्यू ग्रेजुएट नर्स ऐसा कौन सा स्टेटमेंट कर देती है, इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग रिगार्डिंग पेन मैनेजमेंट, एक से एक जो नई नर्स है उसको क्रोनिक पेन के लिए एक मरीज मिला है, असाइनमेंट मिला है, ऐसी वो कौन सी बात कर देती है जिससे आपको सीनियर नर्स को फर्दर टीचिंग करने की जरूरत है पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट से इंडिकेशन देखना है, या पेन मैनेजमेंट में ऐसी नर्स ने कौन सी गलत बात बोल दी है जिसको आपको समझाने की जरूरत है, आप सीनियर नर्स हो। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो गलत होगा उस चीज को हम वहां पर रोक देंगे। यहाँ पर हम बात करें, आई विल बी श्योर टू आस्क माई क्लाइंट देयर पेन लेवल ऑन स्केल, बिल्कुल आप पेन लेवल 0 से, ये बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल श्योर है, यहाँ से पेन स्केल नापेगी वो, इस स्केल से पेन स्केल पेन स्केल में देख के उसकी पेन लेवल को पता लगाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यहाँ पर हम बात करें सेकंड क्या है, आई नो दैट आई शुड फॉलो अप आफ्टर गिविंग मेडिकेशन टू मेक श्योर इफेक्टिव, बिल्कुल आई नो आई शुड फॉलो अप, वो फॉलो अप कर रही है आफ्टर गिविंग मेडिकेशन टू मेक श्योर इफेक्टिव, कि वो सही है, बिल्कुल ये न्यू नर्स कर सकती है। साथ में आई विल बी श्योर टू क्यू एनी इंडिकेटर दैट क्लाइंट में एक्जर गेटिंग पेन, नहीं ये बात, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आपको फर्दर फर्दर असेस करने की जरूरत है, फर्दर असेस करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जो आपका पेन होता है, पेन क्या है, एक हाईली 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 इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, हाईली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। तो ये पेन एक्सरगेटिंग पेन नहीं हो सकता, इतना श्योर नहीं रह सकती वो। तो यहाँ पर जैसे पेन क्रोनिक पेन वाला मरीज है, उसको रीअसेस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बाद में, एक बार में वो इस पेन को ठीक नहीं कर सकती। आई नो दैट पेन इन ओल्डर क्लाइंट माइट मैनिफेस्ट एज अ स्लीप डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन, बिल्कुल ये बात सही बोली है नर्स ने, तो आपको यहाँ पर समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, तीसरा। ठीक है दोस्तों, पेन एक्सरगेटिंग, यहाँ पर क्योंकि पेन हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, क्रोनिक पेन की कंडीशन है, तो आप यहाँ पे एक बार में वो ठीक नहीं होगा, इतना श्योर नहीं हो सकती है वो, क्रोनिक पेन है, उसको बाद में दोबारा से उसको रीअसेस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये यहाँ पे आपको नर्स को समझा देना है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए और जवाब दीजिए, पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड डिहाइड्रेशन, मरीज गैस्ट्रोएंटराइटिस और डिहाइड्रेशन के लिए भर्ती हुआ है। नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट हैज रिसीव्ड एडुकेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, नर्स कैसे निर्धारित करेगी कि मरीज को एडुकेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो चुका है, इफ द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ड्रॉप टू विच वैल्यू, आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैसे बताएगा कि आपके जो ब्लड वॉल्यूम, यहाँ पर देखें डिहाइड्रेशन, ब्लड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हुआ है वो एडिक्वेट मात्रा में हुआ है आपके मरीज में। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें, जो नॉर्मल वैल्यू रहती है 10 से लेके 20, इसकी बात करें mg/dl, जो आपकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3 mg/dl, यहाँ पर तो कम हुई है, तो इससे तो आप पता नहीं लगा सकते कि मरीज में एडुकेट, यहाँ तो और कमी हो गई। 15 mg/dl ये नॉर्मल रेंज में है, 29 mg/dl एडुकेट, ये ओवर ओवर ज्यादा बड़ा हुआ है BUN। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है, यहाँ पर 10 से 15, 15 एवरेज रेंज है, एवरेज रेंज है, तो यहाँ पर नर्स आराम से बोल देगी कि आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 तक आ रहा है, तो मरीज में एडिक्वेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट बिल्कुल हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू 10 से 15 के बीच में रेंज में है, तो आपके मरीज बिल्कुल प्रॉपर हाइड्रेट है, उसे जो भी नर्स ने फ्लूइड लगाया है
वो एकदम सही तरीके से लगाए उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम जवाब देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। द नर्स इज एक्सप्लेनिंग द appropriate method for measuring an accurate temperature. Assistive personnel, which method, if noted by the assistive person being appropriate method, indicate the need for further teaching. यहाँ पर ऐसा कौन सा मेथड है असिस्टिव पर्सनर्स के द्वारा कि वो दोबारा से आपको समझाने की जरूरत है, और बाकी के उसने जो टेम्परेचर मेथड है वो सही की है। ठीक है, तो ऐसा क्या स्टेटमेंट बोल रही है वो जो गलत है, वो आपको सीनियर नर्स को यहाँ पर समझाना है। देखिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट हैज अंडरगोन नेजल सर्जरी, जिसकी नेजल सर्जरी हुई है उसका रेक्टल टेम्परेचर नर्स आराम से ले सकती है। टेकिंग एन ओरल टेम्परेचर फॉर क्लाइंट विद कफ एंड नेजल कंजेशन, जब आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हो और मरीज है आपका कफ एंड नेजल कंजेशन का, तो आप ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते यहाँ पे। साथ में अगर मरीज ने हॉट कॉफी पी होता हॉट कॉफी पी होता तो उस कंडीशन में भी मरीज 30 मिनट तक रुकता है। जो नर्स है 30 मिनट तक वेट करेगी, उसको बैठा के रखेगी, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तब हम 30 मिनट बाद टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि हॉट कंडीशन में टेम्परेचर एबनॉर्मल आएगा। साथ में नेजल कंजेशन और कफ की कंडीशन में भी ओरल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो ये चीज तो नहीं करनी है नर्स को। टेकिंग एन एक्सिलरी टेम्परेचर फॉर अ क्लाइंट व्यू हैज जस्ट कंज्यूम हॉट कॉफी, तो उसने यहाँ पर ओरल टेम्परेचर होता तो नर्स 30 मिनट वेट करती, लेकिन एक्सिलरी की बात कर रही है तो नर्स आराम से टेम्परेचर ले सकती है। टेकिंग अ टेम्परेचर ऑन अ नेक बिहाइंड ईयर यूजिंग इलेक्ट्रो डिवाइस, क्लाइंट डायफोरेटिक वाला मरीज है तो क्या वो नेक के बिहाइंड से ईयर यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस से टेम्परेचर ले सकती है? बिल्कुल, ये टेम्परेचर ले सकती है। तो यहाँ पर पूछा था फर्दर टीचिंग, तो स्टेटमेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ओरल टेम्परेचर और कफ की कंडीशन में हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको समझाने की जरूरत है, नर्स को फर्दर टीचिंग की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ेंगे हम साथ में और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आप कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ क्लाइंट इज रिसीविंग कंटिन्यूअस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, उसको इंट्रावीनस इन्फ्यूजन चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन चालू है उसको कंटिन्यू। यहाँ पर हम बात करें काय का इन्फ्यूजन लगा हुआ है, हेपेरिन सोडियम टू ट्रीट डी वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी के मरीज को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चालू है। The client activated partial prothrombin thromboplastin time A APTT is 65 सेकंड दे रखा है, यहाँ पर 65 सेकंड दे रखा है। द नर्स एंटिसिपेट विच एक्शन इज नीडेड, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें नर्स को एंटिसिपेट करने की जरूरत पड़ेगी जब आपके मरीज को आईवी डीवीटी वाले मरीज को आईवी हेपेरिन की थेरापी चल रही है दोस्तों। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हेपेरिन का एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू हेपेरिन के साथ हम बात करें तो नॉर्मल कितनी होती है। यहाँ पे हम नॉर्मल की बात करें तो 30 से 40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड नॉर्मल रेंज रहती है एपीटीटी। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना होता है, 30 से 40 सेकंड। ठीक है दोस्तों, मरीज है आपका डीबीटी का और चल रही है उसको हेपेरिन थेरापी। हेपेरिन थेरापी के साथ में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, तो जब हम डोज देते हैं यहाँ पर हेपेरिन थेरापी का तो 1.5 टाइम इंक्रीज ईपीटीटी टाइम देखने को मिलता है। एपीटीटी इतना आराम से देखने को मिलता है 1.5 और 2.5 तक जब डोज इंक्रीज करते हैं तो इतना नॉर्मल है, नॉर्मल देखने को मिलेगा मरीज में। इतना तक नॉर्मल मानते हैं जब डीबीटी ट्रीट चल रहा हो तो उसको हेपेरिन थेरापी चल रही है मरीज को ठीक करने के लिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर नोट क्या करोगे आप, यहाँ पर अगर आपका एपीटीटी टाइम 45 से 100 तक देखने को मिले तो आपकी जो नॉर्मल टाइम है वो नॉर्मल है। यहाँ पर एपीटीटी की वैल्यू नॉर्मल रेंज है यहाँ पर, जब आपके डीबीटी वाले मरीज को हेपेरिन थेरापी चल रही हो, हेपेरिन थेरापी चल रही हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी के आधार पर हम इसका जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए डिसकंटिन्यू, यहाँ पर आपकी 65 सेकंड नॉर्मल रेंज दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए डिसकंटिन्यू द हेपेरिन इन्फ्यूजन, नहीं जरूरत नहीं है।
डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, ये गलत आंसर है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हेपेरिन इन्फ्यूजन, नहीं, हम जब नॉर्मल रेंज में है तो हेपेरिन की डोज की बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग द रेट ऑफ हेपेरिन इन्फ्यूजन, जब नॉर्मल रेंज है तो उस डिक्रीज करने की भी जरूरत नहीं है। लीविंग द रेट ऑफ हेपेरिन इन्फ्यूजन एज, तो बिल्कुल इसी रेट में जो रेट अभी चल रही है उसी रेंज में हमको चलने देना है और मरीज को हमको ठीक करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल एपीटीटी रेंज है, अगर यहाँ पर 45 से कम होती तो हम इसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करते, या 100 से ज्यादा बड़ी होती तो भी हम एचसीपी को इन्फॉर्म करती यहाँ पे नर्स। चलिए, यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे और हम जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, एक मरीज है हार्ट फेलियर का, इज ड्यू फॉर मॉर्निंग डोज फ्रूसोमाइड। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें विच सीरम पोटेशियम लेवल if noted in the client laboratory report would the nurse report administering the dose of furosemide। यहाँ पर हम बात करें, एक मरीज है आपका हार्ट फेलियर का, इज ड्यू फॉर मॉर्निंग डोज फ्रूसोमाइड, जिसको फ्रूसोमाइड डोज अभी नहीं लगा है। यहाँ पर हम पोटेशियम की वैल्यू के आधार पर अगला डोज लगाने की तैयारी में है, तो आप फ्रूसोमाइड की डोज लगा रहे हो तो पोटेशियम का वैल्यू कितना रहेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया रखा है। सीरम पोटेशियम लेवल कितना रहना चाहिए वो नोट करना है हमको, जब हम जो अगला डोज देंगे, जो फ्रूसोमाइड का डोज आप लगाने वाले हो, तो नॉर्मल रेंज पोटेशियम की कितनी रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल पोटेशियम की रेंज मैं बता दूं आपको 3.5 से 5 पॉइंट मिली इक्वलेंट पर लीटर जो नॉर्मल रेंज होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3.2 ये डिक्रीज है वैल्यू, इस कंडीशन में आप फ्रूसोमाइड नहीं लगाएंगे। 3.8 मिली इक्वलेंट ये यहाँ पर नॉर्मल रेंज है, इस कंडीशन में आप लगा सकते हो। 4.2 में आप लगा सकते हो, 4.8 में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया क्या गया आपसे, लेबोरेटरी क्लाइंट वुड द नर्स रिपोर्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द फ्रूसोमाइड, कौन सी वैल्यू है जो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो इस कंडीशन में आप फ्रूसोमाइड नहीं लगाओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू पहले से ही कम हुई है। चलिए, डिक्रीज है यहाँ पर पोटेशियम 3.2 है, जो 3.5 से कम है, नॉर्मल है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है यहाँ। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सेवरल लेबोरेटरी टेस्ट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट, कुछ टेस्ट कराए गए हैं मरीज के लिए। द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, और नर्स ने उन सारे रिजल्ट कराए उसका रिव्यू किया। विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड नर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट करने की जरूरत है, सिलेक्ट फॉर अप्लाई। यहाँ पर हम बात करें कौन सी रिपोर्ट है जो एबनॉर्मल आई है उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए प्लेटलेट 35,000 है यहाँ पर, तो बिल्कुल इसको रिपोर्ट करेगी नर्स, इसको जरूरत है रिपोर्ट करने की। तो यहाँ पर आपको प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज बता दें, हम पढ़ते हैं कितनी रहती है, जो 1.5 लाख 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक नॉर्मल रेंज में आती है। ठीक है, तो इसको हमें जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ये डिक्रीज वैल्यू देखने को मिली है आपको। यहाँ पर हम बात करें सोडियम 150 मिली इक्वलेंट 150 मिलीमोल ये वैल्यू आई है, तो हम सोडियम की बात करें जो नॉर्मल रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 135 135 से 145 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो सोडियम की नॉर्मल रेंज रहती है, ये भी यहाँ पर वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इसे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको रिपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि 150 है, इसको भी नर्स रिपोर्ट करेगी। यहाँ पर हम बात करें पोटेशियम 5 MU³ पर लीटर, अभी हमने पोटेशियम की रेंज पढ़ी थी 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहती है, तो ई वैल्यू तो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हमने पढ़ा था, न्यूट्रोफिल सब की परसेंटेज कितना होता है, तो हमने कितना पढ़ा था 60% से 68% तक इसकी नॉर्मल रेंज रहती है न्यूट्रोफिल्स की, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू कम देखने को मिल रही है आपको, तो इसको नर्स रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम आ रही है। सीरम क्रिएटिनिन 1 mg पर डीएल, नॉर्मल रेंज कितनी होती है 0.5 से लेके 1.2 mg पर डीएल, ये नॉर्मल रेंज रहती है, इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 mg पर डीएल रेंज में है, नॉर्मल रेंज में। साथ में हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल कितनी है 3000, तो यहाँ पर नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल की जो कितनी रहती है 5,000 से लेके कितनी रहती है 11,000 तक ये वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है WBC की। ठीक है, इंपोर्टेंट है।
तो आपको ये वाली याद रखनी है। तो यहाँ पर तो आपकी डिक्रीज देखने को मिल रही है, तो नर्स इसको भी रिपोर्ट करेगी। तो आप आंसर निकाल लीजिए रिपोर्ट करने की किस कौन से को जरूरत पड़ी हमको। एक तो 1 नंबर को रिपोर्ट करना है हमको, एक 2 नंबर को रिपोर्ट करना है हमको, और किसको रिपोर्ट करना है, 4 नंबर को रिपोर्ट करना है हमको, और साथ में हमको 6 नंबर को रिपोर्ट करना है। तो ये वैल्यू आपकी एबनॉर्मलिटीज है, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर वैल्यू आपकी घटी बढ़ी हुई देखने को मिली है। तो आप यहाँ पर नर्स को जरूरत पड़ेगी रिपोर्ट करने की। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट ड्यू टेक आइबुप्रोफेन। एक मरीज है जिसको आइबुप्रोफेन चालू है फॉर पेन के लिए। द नर्स इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ क्लाइंट मेडिकेशन हिस्ट्री, डिटरमाइन इट necessary to notify the primary healthcare provider if a client also taking which medication select or apply। यहाँ पर आपका मरीज को आइबुप्रोफेन चालू है, ये क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड में आते हैं आइबुप्रोफेन पेन मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर हम बात करें तो नर्स क्या करेगी, द क्लाइंट हिस्ट्री डिटरमाइन इफ नेसेसरी नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द क्लाइंट ऑल्सो टेकिंग विच मेडिकेशन। यहाँ पर इसमें से कौन सी मेडिकेशन है जो मरीज कर ले रहा है और आइबुप्रोफेन के साथ उसको चालू रखनी है, तो इसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना है। तो आपको मरीज से हिस्ट्री ले रहे हो आप, तो उससे पूछ लेना है तो कौन से मरीज है, वो कौन सी दवाई चालू है, तभी हम आइबुप्रोफेन दे रहे हैं। तो इसके इसके इंडिकेशन के आधार पर हम इसको मरीज को आइबुप्रोफेन पेन के लिए देंगे। चलिए, तो वारफेरिन, वारफेरिन आपको क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। तो इसके साथ में हम एनसेड नहीं देते हैं, क्योंकि ये इसके इसके प्रभाव को कम कर देगी। ठीक है दोस्तों, एनसेड तो ये हमको नोट कर लेना है और बता देना है कि मरीज को वारफेरिन चल रही है पहले से, वारफेरिन की टेबलेट लेता है, उस वाले मरीज को एनसेड हम नहीं देंगे पेन मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट की डोज को इसके प्रभाव को और कम कर देगी। गिलीपेरामाइड, गिलीपेरामाइड की बात करें तो मरीज को आपके बीपी का मरीज है जिसको गिलीपेरामाइड शुगर की टेबलेट है, ये किसकी टेबलेट है, शुगर की टेबलेट है। तो उस मरीज को भी हम एनसेड टेबलेट नहीं देंगे, एनसेड टेबलेट नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला भी मरीज इसकी जो प्रभाव है उसको कम कर देगी। मरीज में और ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा जब आप आइबुप्रोफेन चालू रखेंगे मरीज को। तो ये भी रिपोर्ट करने की जरूरत है, वारफेरिन भी रिपोर्ट करने की जरूरत है। एम्लोडोपिन, एम्लोडोपिन क्या है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप में आती है, ये बीपी को कम करने के लिए देते हैं। तो हम इस वाले मरीज को एनसेड के साथ भी दवाई, ये वाली दवाई भी हम मरीज को नहीं देंगे, ये भी इसके प्रभाव को ये बिल्कुल प्रभावित करेगी। तो एम्लोडोपिन के साथ भी नहीं देना है। सिमीवास्टेन और एटोलवास्टेन, इसके साथ में आप एनसेड दे सकते हो, ये इसके प्रभाव, ये मरीज को चल रही है तो इसके साथ में आप एनसेड दे सकते हो। लेकिन एम्लोडेपेन, गिलीमेरापामाइड और वारफेरिन की, ये तीनों की जो उपस्थिति में आप, ये अगर मरीज को चालू है तो आप एनसेड नहीं दे सकते। तो आपको नोटिफाई कराने की जरूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर साहब पेशेंट को ये वाली मरीज चालू है, मरीज को ये वाली दवाइयाँ चालू है, तो आप एनसेड दे सकते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, डॉक्टर ये निर्धारित करेगा। तो ये वाली टेबलेट अगर मरीज ले रहा है तो आपको ये वाली पेन मैनेजमेंट के लिए दवाई नहीं देनी है। आप सिम्बास्टेन और एटोरबास्टेन के साथ में ये मरीज को दवाई दे सकते हैं, ये इसके प्रभाव को प्रभावित नहीं करेंगे और आपका मरीज का पेन ठीक हो जाएगा। चलिए, अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अ क्लाइंट विथ डायबिटीज मेलाइटस, आपका एक मरीज है जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, हैज ग्लाइको सिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C लेवल 8% देखने को मिल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट रिजल्ट नर्स प्लान टू टीच द क्लाइंट अबाउट नीड फॉर विच स्टेटमेंट। यहाँ पर हम बात करें तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, HbA1c, ये जो टेस्ट कराते हैं वो हम किस शुगर वाले मरीज में, शुगर वाले मरीज को कंफर्म करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं कि मरीज को शुगर की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, HbA1c लेवल, शुगर का लेवल को चेक करने के लिए हम HbA1c टेस्ट मरीज में कराते हैं। इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 5.7 से अगर कम देखने को मिल रही है तो आपका मरीज नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, और अगर ए वैल्यू यहाँ पे हम बात करें 5.7 से लेके
6.5 तक अगर ये वैल्यू आपके मरीज में देखने को मिल रही है तो इसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक प्री डायबिटिक पेशेंट बोलेंगे ऐसे वाले मरीज में अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 से लेकर 6.5 तक आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ए वाली HbA1c की वैल्यू 6.5 से ज्यादा बड़ी हुई है तो अब आप इसको इंडिकेट करेंगे DM डायबिटीज मेलाइटिस वाले मरीज को, हम इसको डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज कह सकते हैं अगर उसकी वैल्यू कंटिन्यू 6.5 से बड़ी हुई है आ रही है तो। लेकिन यहाँ पर आपके मरीज में कितनी दे रखी 8% ऑलरेडी बड़ी हुई है, तो इस बेसिस के आधार पर नर्स क्लाइंट नीड फॉर विच मेजर किसकी जरूरत है उसको चेक करने की। तो आपके शुगर हाइपरग्लाइसीमिया का मरीज है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसकी शुगर का वैल्यू पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो आपके मरीज में क्या चेक करोगे आप? अवॉइड इन्फेक्शन, टेकिंग एन एडुकेट फ्लूइड, प्रिवेंटिंग रिकॉग्नाइजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, प्रिवेंटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। तो आपको यहाँ पर प्रिवेंट करने की जरूरत है और हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है मरीज को उस चीज को रिपोर्ट करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? HbA1c टेस्ट किस लिए करते हैं? तो शुगर मरीज को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, शुगर लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो ये रहती है, अगर इतने के बीच में इसकी रेंज आती है तो हम इसे प्री डायबिटिक बोलेंगे। अगर इससे वैल्यू बड़ी हुई है तो उसे आप हाइपरग्लाइसेमिया का मरीज बोल सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस का मरीज बोल सकते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये रहा अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पढ़िए और जवाब दीजिए। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मरीज है आपका ब्रेस्ट कैंसर का, यूज अम्यूनोसप्रेस्ड, जो क्या है अम्यूनोसप्रेस्ड है। द नर्स वुड इम्प्लीमेंट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन इफ अ क्लाइंट व्हाइट ब्लड सेल काउंट वाज व्हिच वैल्यू। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अगर आपकी जो WBC की रेंज कितनी हो जाए। यहाँ पर हम बात करें आपकी जो नॉर्मल WBC की रेंज कितनी होती है, 5,000 से लेके कितने तक मानते हैं हम, 11,000 जो इसकी वैल्यू रहती है वो नॉर्मल रेंज तक रहती है WBC की। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई है कम, तो अम्यूनो सप्रेट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन लेना है आपको। और अम्यूनो सप्रेस्ड मरीज है तो आपकी WBC कम रहेंगी, क्योंकि अम्यूनो सप्रेस्ड मरीज इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कमजोर रहते हैं, कमजोर रहते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन से अच्छे से नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि इनमें WBC की रेंज कम हो जाती है, अम्यूनो सप्रेस्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो आपकी जो वैल्यू 2,000 ये बिल्कुल डिक्रीज है, आपकी WBC की रेंज बहुत कम है क्योंकि अम्यूनो सप्रेस्ड मरीज है, तो आपके मरीज में आपको 2,000 वैल्यू देखने को मिलेगी और आपको ये वैल्यू रिपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आपके मरीज में WBC क्योंकि न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी रेंज कम है, आपके मरीज में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत कम है। ये नॉर्मल रेंज में, ये नॉर्मल रेंज में, ये नॉर्मल रेंज में, यहाँ पर कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके 2,000 अगर WBC आ रहे हैं तो आपको नर्स को यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और हम इसका जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, आपका एक मरीज है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। हैज एक्सीडेंटली बीन टेकिंग 2 टाइम द प्रिस्क्राइब डोज ऑफ वारफेरिन, वारफेरिन का डोज था प्रिस्क्राइब, उसने 2 टाइम उसको ले लिया है पास्ट वीक में। ठीक है, आफ्टर नोटिंग दैट द क्लाइंट हैज नो एविडेंस ऑफ ऑब्वियस ब्लीडिंग के और दूसरा कोई वो नहीं है एविडेंस। द नर्स प्लान टू टेक विच एक्शन, इस टाइम पर नर्स क्या एक्शन लेगी? तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जब हम वारफेरिन वारफेरिन मरीज को चालू है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन कौन से लेंगे आप, और साथ में आपके मरीज को हेपेरिन चालू है तो आप कौन सा टेस्ट कराओगे? ठीक है, यहाँ पर हम बात करें वारफेरिन के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कराते हैं हम, वो क्या कराते हैं? PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, साथ में INR, INR PT INR आप वारफेरिन के लिए इनको टेस्ट टेस्ट कराएंगे जिससे आपको वारफेरिन के ओवरडोज का पता लगेगा। यहाँ पे हम हेपेरिन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था, इसके लिए आप क्या कराओगे? APTT, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक करेंगे। ठीक है, तो वारफेरिन के लिए आप क्या टेस्ट कराओगे? PT INR, हेपेरिन के लिए आप क्या कराओगे? APTT। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नर्स इस वाली कंडीशन में क्या कराएगी? यहाँ पर एंटीडोट देने की जरूरत नहीं है, पहले हम चेक करेंगे कि उसको ओवरडोज हुआ है कि नहीं। ड्रो अ लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रो अ सैंपल ऑफ फॉर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT ये हम हेपेरिन में चेक करेंगे, हेपेरिन में चेक करेंगे। यहाँ पर ड्रो अ सैंपल फॉर PT टाइम एंड INR वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, नर्स जो नेक्स्ट एक्शन लेगी वो क्या करेगी? PT INR की वैल्यू पहले चेक करेगी, फिर बाद में कोई दूसरा एक्शन लेगी। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला और क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखिए। नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है मरीज, व्यूज रिसीविंग डिमांड डोज ऑफ हाइड्रोमोरफोन बाय पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप फॉर पेन कंट्रोल के लिए मरीज को क्या चालू है, हाइड्रोमोरफोन। और नर्स एंटर द क्लाइंट रूम एंड फाइंड क्लाइंट ड्राउजी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग वाइटल साइन। टेम्परेचर यहाँ पर देख लीजिए, आपके मरीज की जो टेम्परेचर है वो कितना है, 97.2 फ़ारेनहाइट दे रखा है। जो पल्स की बात करें 52 दे रखी है। यहाँ पर बीपी की बात करें कितनी है आपकी, 101, 58 mmHg रेंज में है। और आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 11 है पर मिनट। और एसपीओ2 लेवल आपका 93% दे रखा है। ठीक है, तो मरीज आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, रेस्पिरेटरी रेट और उसको ऑक्सीजन भी चालू है 3 लीटर पर। बाय नेजल कैनुला विच एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो आपका मरीज है जिसको क्या है, ओपोइड एनाल्जेसिक चल रहा है, हाइड्रोमोरफोन ओपोइड एनाल्जेसिक चालू है मरीज को। मरीज के साथ में ये सिम्टम देखने को मिल रहा है इसके साथ में। तो नर्स को नेक्स्ट एक्शन लेने की क्या, फर्स्ट नेक्स्ट एक्शन क्या लेगी, जब मरीज नर्स उसके रूम में गई, देखा उसको ड्राउजी है मरीज, क्लाइंट ड्राउजी एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग वाइटल साइन, उसने ये सारी चीजें देखी। तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, अटेम्प्ट टू अराउज द क्लाइंट, कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक द मेडिकेशन एडमिनिस्टर हिस्ट्री ऑन पीसीए पंप। तो यहाँ पर मैं आप एक कंडीशन बता दूं आपको, कंडीशन क्या रहने वाली है। आपके मरीज में ओपियोइड एनाल्जेसिक चालू है, तो ऐसे वाले मरीज में ये चीजें नॉर्मल देखने को मिलेगी। आप पहली बार में आप ये चेक कर रहे हो, मरीज सोया हुआ था, यहाँ पे ड्राउजी कंडीशन में है, ड्राउजी है मरीज, और जिसको ओपाइड एनाल्जेसिक चल रही है, तो आप उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो इन्फॉर्म करोगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लोगे, एक बार और चेक कर लोगे। डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्म तो हम करने की जरूरत है क्योंकि एबनॉर्मल वैल्यू है। साथ में चेक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री, और ये बाद में देखेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट टू अराउज द क्लाइंट या रीचेक वाइटल साइन। यहाँ पर क्या करेगी, रीचेक करेगी वाइटल साइन मॉनिटर, क्योंकि उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक चालू है, उसके साथ में ये वाले मरीज में ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या पता मरीज इसी वैल्यू पर स्टेबल है, तो आप क्या करना है, पहले उसके दोबारा से अटेम्प्ट टू अराउज द क्लाइंट एंड रीचेक द वाइटल साइन, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी आपकी नर्स। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लाइंट हैज हीमोग्लोबिन लेवल 10.8 mg/dl। आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होती है कितनी होती है, 11 से लेके हम बात करें तो 18 ग्राम पर डीएल जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज रहती है, नॉर्मल एचबी रेंज। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें, ये 108 मिलीमोल, द नर्स इंटरप्रिएट that the result is most likely caused by which condition noted the client history। जब आपका एच बी वैल्यू कम है, यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10.8 डिक्रीज वैल्यू है, तो इस कंडीशन में उसकी कौन सी हिस्ट्री लेना सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे, जिसका ये कारण है, डिहाइड्रेशन से एचबी से कोई संबंध नहीं है, हार्ट फेलियर से एचबी का कोई संबंध नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इस कंडीशन में आपकी एचबी की वैल्यू है वो कम देखने को मिलेगी, इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपको ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको नोट कर लेना है, क्योंकि मरीज में एचबी की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पढ़िए। क्लाइंट विद पेप्टिक अल्सर डिसीज, आपका मरीज है जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज है, हिस्ट्री अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है। प्लेटलेट काउंट कितना है आपका, 3 लाख है, नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, द नर्स वुड प्लान टू टेक विच एक्शन आफ्टर सीइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। आपकी जब नॉर्मल रेंज में है तो नर्स को क्या एक्शन लेने की जरूरत है, अगला एक्शन, रिपोर्ट द नॉर्मली काउंट, नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है ये। ठीक है, रिपोर्ट द एबनॉर्मली हाई काउंट, नॉर्मल रेंज में है, अगर 4 लाख से ज्यादा देखने को मिलता तो हम इसे हाई काउंट करते। प्लेस द क्लाइंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, जब नॉर्मल रेंज में है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने की मरीज में कोई जरूरत नहीं है। प्लेस द नॉर्मल रिपोर्ट द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड, तो मरीज के जो नॉर्मल रिकॉर्ड है उसमें इसको रिपोर्ट कर देंगे, साथ में उसे कंटिन्यू मॉनिटर करने की जरूरत है। ऐसे वाले मरीज को आप मॉनिटर करते रहोगे, साथ में आपकी नॉर्मल रेंज है उसको क्या करोगे, आप रिपोर्ट कर दोगे, मेडिकल रिकॉर्ड में नोट कर दोगे। चलिए, तो दोस्तों ये आज के आपके क्वेश्चन सेशन का अंतिम क्वेश्चन था।
तो आप तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, और आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उन्हें आप जरूर देखें, जो आपके नोटसेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।